अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 6 स्टार्ट करेंगे, प्रैग्मेटिक्स एंड द एक्विजिशन ऑफ डिस्कोर्स। इजी कॉन्सेप्ट हैं, पहले आपने पढ़े हुए हैं तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे तो ईजीली ये वाला लेक्चर हमारा कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स। आप सबको पता है कि कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, समझते हैं लैंग्वेज को सोशल सिचुएशन में। ये बेसिकली क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। सो इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर प्रैग्मेटिक्स की डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होगी, ये स्टडी है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो असर डालता है लैंग्वेज के मीनिंग पर, ठीक है। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के मीनिंग पर किस तरह कॉन्टेक्स्ट जो है वो असर डालता है। अब कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोगों को मे बी कन्फ्यूजन हो इसके मतलब में। सो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये एक सिचुएशन होती है, या आप कह लें बैकग्राउंड और सराउंडिंग होती है हमारी, जो मदद करती है मीनिंग को समझने में, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगी कि आपने सुना होगा एक वर्ड बैंक, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ मनी रखी जाती है, पैसे रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बरक्स अगर आप लोग इन अ रिवर कॉन्टेक्स्ट देखें तो वहाँ बैंक वर्ड जो होगा वो रेफ़र करता है लैंड अलोंग साइड द रिवर, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो वो मीनिंग पर जो है वो असरअंदाज होता है और उसका मीनिंग बदल सकता है, ठीक है। लाइक कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट आप कह लें, उसका मीनिंग जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो कैसे असर डालता है लैंग्वेज के मीनिंग पर, किस तरह हम कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को समझते हैं, बेसिकली प्रैग्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि इसकी मदद से हम समझते हैं इंटेंडेड मीनिंग को, ठीक है, जो कि बेस्ड कर रहा होता है उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। उसके अलावा ये देखता है कुछ सोशल, सिचुएशनल और बैकग्राउंड फैक्टर्स को जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन पर, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ें यहाँ बताई गई है, आपने 3-4 लाइनें याद करनी है, प्रैग्मेटिक्स की डेफिनेशन है। उसके अलावा लास्ट एक पॉइंट मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में हाईलाइट किया, क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स। सो ये बेसिकली क्या होता है, वो बताते हैं कि प्रैग्मेटिक्स जो होती है अज्यूम करता है कि लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं सर्टेन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को, जो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मगर क्या है कि ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है। हर कल्चर का अपना हिसाब होता है कम्युनिकेट करने का, कोऑपरेट करने का एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस को बेसिकली हम क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। उसके अलावा आगे पार्ट्रिज के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बताई गई है प्रैग्मेटिक्स के, इसको भी आपने रीड कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये आपसे पूछी जा सकती है। कॉन्टेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया है, जिस तरह से बताया आप उसी तरह इसको समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें जस्ट स्पीच एक्ट थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। पीछे मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आपको 1-2 क्वेश्चन इससे रेलेवेंट लाजमी पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नहीं तो आप लोगों को क्विज़ में पूछे जाएंगे, तो आपने इस पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट में किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी। सो इसमें जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ यही बताया जा रहा है कि स्पीच एक्ट थ्योरी जो है ये की कॉन्सेप्ट है प्रैग्मेटिक्स में, जो कि सजेस्ट करता है कि वर्ड्स जो होते हैं कैन परफॉर्म एक्शन। लाइक अगर वो कोई मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी मीनिंग को, तो साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वर्ड्स जो होता है वो कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक अगर आप देखें तो आपने सॉरी बोला है, ठीक है, तो सॉरी वर्ड, थैंक यू वर्ड, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई ना कोई एक्ट सामने वाले को पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड्स के जो होते हैं वो लिटरल मीनिंग होते हैं और साथ ही ये वजह बन सकते हैं एक्शंस की। उसके अलावा सर्ले जो है उसने आइडेंटिफाई किया था 2 टाइप्स ऑफ एक्ट्स को, ठीक है। एक हमारे पास लोक्यूशनरी है और दूसरा हमारे पास इलोक्यूशनरी है, और इन दोनों एक्ट्स के रिजल्ट में जो है वो हमारे पास परलोक्यूशनरी एक्ट आता है, ठीक है। अब लोक्यूशनरी एक्ट, इलोक्यूशनरी एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब लोक्यूशनरी एक्ट क्या होता है, जिसमें कोई लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है, लाइक सिंपली सेइंग समथिंग। इलोक्यूशनरी एक्ट का आप सबको पता है एक्शन परफॉर्म्ड होना, ठीक है, तो ये बेसिकली इलोक्यूशनरी एक्ट होता है, ठीक है। और परलोक्यूशनरी एक्ट का भी आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स लिए हैं, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी इसमें यही चीज़ें हैं, वही वाली एग्जांपल्स दी गई हैं। प्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो बताता है कि प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये फोकस करते हैं स्पीच एक्ट पर, ठीक है, कन्वर्सेशन फ्लो पर, और एग्जामिन करता है कॉन्टेक्स्ट वगैरह को। मतलब कि ये बताता है कि ये फ्रेजेस से ऊपर जाकर एनालाइज करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो टर्म्स हैं। उसके अलावा जो है वो प्रैग्मेटिक्स स्पेशली जोर डालता है स्पीकर के इंटेंशन को समझने में, ठीक है, और उसके हिडन मीनिंग पर जो वो जोर डालता है। जस्ट ये चीज़ बताई गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। उस बेसिक से पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ ताकि जल्दी से ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो, आप लोगों को बेसिक्स पता चले, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जस्ट वही इंपॉर्टेंट है।
सो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स है। इसमें भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे देती हूँ, आपने सेल्फ राइट करना है अगर आप लोगों को इससे रेलेवेंट कुछ भी आया। अदरवाइज़ और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वही चीज़ें पूछी जाती हैं, ये वाली चीज़ें इतनी रिपीट नहीं होती। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स में क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं, ठीक है, स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को समझने के लिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से ये 3 टॉपिक्स मिल रहे हैं कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को समझने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें हमारी फ़िज़िकल सेटिंग आ जाती है, हमारी सोशल सिचुएशन आ जाती है, उसके अलावा पार्टिसिपेंट रोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, बेसिकली इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं कि कैसे मैसेज को हम समझते हैं मज़ीद, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे यहाँ बताई गई है, एक दफ़ा रीड कर सकते हैं आप। बाकी जो चीज़ मैंने बता दी है वो इनफ है समझने के लिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ जो है वो क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स आ जाता है। अब इस पैराग्राफ में देखें तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हाईलाइट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब मैं आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट देती हूँ कि जो क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स होता है ये बेसिकली एक्सप्लोर करता है कि कैसे स्पीच एक्ट जो होते हैं वो वेरी करते हैं क्रॉस कल्चर्स, ठीक है, किस तरह से लाइक आप कह लें कि बदलते हैं, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट होते हैं क्रॉस कल्चर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वर्ड अपोलॉजी ले लें, ठीक है, तो उसका मतलब डिफ़र हो सकता है, उसका मतलब डिफरेंट हो सकता है जापानीज़ कल्चर में देन इंग्लिश, ठीक है। जैसे जैसे अब हम इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब हो सकता है ज़िम्मेदारी लेना, ठीक है, और एक्शंस लेना, ठीक है, हो सकता है, जबकि जापानीज़ में एक जैसे असरात नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। सो डिफरेंट कल्चर्स में लोगों ने शेप किया स्पीच एक्ट को डिफरेंट वे में, ठीक है, जस्ट ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा क्रॉस कल्चरल यूज़ ऑफ स्पीच एक्ट इज़ कॉमनली रेफर टू एज क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या बताया गया, एज कैमरून एक्सप्लेन्स द एक्ट ऑफ थैंकिंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इनडिबेटेडनेस इन बोथ इंग्लिश एंड जापानीज़। सो इसमें जस्ट ये बताया गया कि थैंकिंग वर्ड जो होता है इन बोथ इंग्लिश और जापानीज़, ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है एज अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंटनेस। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, ठीक है, किसके लिए? फॉर अ फेवर और काइंडनेस रिसीव्ड जो होता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना? ग्रेटिट्यूड शो करना। तो इसको जो है वो बेसिकली कैमरून के अकॉर्डिंग बताया गया था। जस्ट यही चीज़ यहाँ बताई गई है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ लैंग्वेज फंक्शंस आ जाता है, द एक्विजिशन ऑफ डिस्कोर्स। अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि कैसे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज को अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेज फंक्शंस हैं, जैसे कि आपके इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, और प्रोसेस जो होते हैं उनको डिस्क्राइब करना वगैरह। तो ये सब जो है वो लैंग्वेज फंक्शंस में आ जाते हैं। हम इसमें लैंग्वेज के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। उसके अलावा लैंग्वेज फॉर्म्स बेसिकली क्या होती हैं, पहले इस वाली लाइन को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि आपको क्विज़ में ही आ सकता है कि ये डील करता है इंटरनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ वर्ड और फ्रेजेस के, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज फॉर्म जो होती है क्या है, बेसिकली ग्रामर और वोकेबलरी इस्तेमाल होती है, ठीक है, इन फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आप कह लें बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, ठीक है, तो ये एक तरह से एक फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है। ग्रामर और वोकेबलरी जो है उसको इस्तेमाल करना, ठीक है, इन फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। तो जस्ट ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि लैंग्वेज के जो कॉमन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। ओरल लैंग्वेज में देखें तो इसके कुछ कॉमन फंक्शंस आ जाते हैं, लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मेकिंग रिक्वेस्ट वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा डिफेंडिंग आर्ग्यूमेंट्स कह लो, जैसे कि सपोर्ट करना अपने ओपिनियंस को, तो ये चीज़ है। तो ये जो है वो हमारे पास ओरल लैंग्वेज में आ जाता है। अगर हम आगे एकेडमिक राइटिंग की बात करें उसमें हमारे पास जो डिस्क्राइबिंग प्रोसेस आ जाता है। उसके अलावा कंपैरिजन और कंट्रास्टिंग वगैरह आ जाता है। उसके अलावा क्लासीफाई करना कैटेगरीज़ में, ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, इसको मैंने खुद हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ऐसे जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसमें कुछ मेन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कॉन्सेप्ट के लिहाज से। सो इसमें बताया गया कि लैंग्वेज फॉर्म जिस तरह ऊपर बताया था कि डील करता है इंटरनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस, जैसे कि बॉय और बॉयज़ वगैरह हो गए हैं, ठीक है, आप कह लें सिंगुलर प्लूरल देखना, ठीक है, मैन और मैन देखना,
कि कौन सा वर्ड जो है वो सिंगुलर शो करेगा, कौन सा वर्ड प्लूरल शो करेगा, ही और शी कहाँ आएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है, आप सबको पता है। तो उन सब चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल होता है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ठीक है, इसको जो है वो बताया गया। उसके अलावा क्रॉस कल्चरल एकेडमिक वोकेबलरी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है। वोकेबलरी वर्ड भी मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, बेसिकली पूरा एक कंप्लीट वर्ड है। तो अगर इसकी बात करें तो बताते हैं कि वर्ड्स जो होते हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि एनालाइज और कंपैरिजन, जो कि हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में आइडियाज़ को डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, ठीक है। जैसे आप कह लें मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि वर्ड्स जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, अब कौन से वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे वर्ब्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एनालाइज दिया हुआ है, हाइपोथेसाइज दिया है। कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन में क्या है, एज वेल एज, इन कॉन्ट्रास्ट टू। नाउन है तो उसमें कंपैरिजन, कंक्लूजन, एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सब को किस तरह हम जो है वो यूज़ करते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में हमारे आइडियाज़ को डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। अब वो डिसिप्लिन्स कौन कौन सी हैं, वो बेसिकली मैथ्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जस्ट ये चीज़ें यहाँ बताई गई है। उसके अलावा अगर हम प्रोडक्टिव रूल्स की बात करें तो एक कन्वर्सेशन की तरह, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को अटेंटिवली सुनते हैं, एक दूसरे को रिस्पोंड करते हैं, ठीक है, एविडेंस के साथ, और अवॉइड करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को, और फोकस करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने पर बगैर किसी पर्सनल अटैक के, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, बल्कि रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे की बात को। मैंने आपको मुकम्मल मतलब इसका बता दिया। यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन हाईलाइट की गई हैं आप उनको भी एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो वो आप सबको पता है कि इसके जो अगर हम मेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्या होता है कि लर्न करना न्यू लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा अंडरस्टैंड करना कि कैसे जो है वो लैंग्वेज काम करती है डिफरेंट सिचुएशंस में। उसके अलावा यूज़ करना लैंग्वेज को अप्रोप्रिएटली, ठीक से, सही से, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल सिचुएशंस में। चौथा पॉइंट अगर बताया जाए तो नोटिस करना लिंग्विस्टिक फीचर्स को जो कि सिग्नल करते हैं अटेंशन इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट ये 4 पॉइंट्स थे, 4-5 पॉइंट्स जिनको मैंने आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो सोशल एक्ट्स के बारे में आ जाता है। सोशल एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चे जो होते हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों से जो है वो इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। इन सब को बेसिकली हम सोशल एक्ट्स कहते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो बड़ों को देखते हैं कि वो किस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उन चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अडोप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट से फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम अफेक्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इमोशंस को थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू, अपने वॉइसेस और वर्ड्स के थ्रू शो करते हैं फीलिंग्स को, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, एंगर शो करवाना, ठीक है, और यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज को, ठीक है, फॉर ग्रीटिंग, रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट वगैरह। जस्ट ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा अगर हम चाइल्ड डिस्कोर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो फर्स्ट बुक थी चाइल्ड डिस्कोर्स पर वो किसने जो है वो पब्लिश की, वो आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ अगर आपको जस्ट मेन से पॉइंट के अकॉर्डिंग बताऊं, मेन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बताते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो रिसर्च जो थी वो इस बात पर कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है, तो जो एक फोकस था सिर्फ ग्रामर पर, ठीक है, उससे क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है कि कैसे बच्चे यूज़ करते हैं इसको रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। लाइक पहले जस्ट जो है वो ग्रामर पर फोकस करना होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब देखा जाता है कि किस तरह हम लैंग्वेज को प्रॉपरली रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा बताते हैं कि ये अप्रोच जो है वो ज़ोर डालती है कि बच्चे कैसे नेचुरल सेटिंग में कैसे लर्न करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली। देन आगे भी यही चीज़ बताई गई है कि रिसर्चर्स जो हैं वो अब फोकस करते हैं कि बच्चे उस लैंग्वेज को सोशल सिचुएशन में, सोशल सेटिंग में सही से कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है, आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ जाए। इसके अलावा आप मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको रीड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। बाकी जो चीज़ आपको बता दी है, जस्ट आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5-6 पॉइंट्स आपने लिखे हों
तो आपको इजीली नंबर मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम अडल्ट चाइल्ड डिस्कोर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बच्चे लर्न करते हैं कम्युनिकेशन को, रिलेशनशिप को सोशल डायनामिक्स में पार्टिसिपेट करके, ठीक है, और ऑब्जर्व करके। फॉर एग्जांपल अगर आप फैमिली कन्वर्सेशन सुनते हैं, ठीक है, तो फैमिली कन्वर्सेशन जो होती है स्पेशली उसमें ड्यूरिंग मील्स हो गया और इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हो गए हैं, ठीक है, तो उनके दौरान क्या होगा कि बच्चा उन चीज़ों को देखेगा, उनको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, सोशल रोल्स को डेली इंटरेक्शन के ज़रिए देखेगा, तो इस तरह वो उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अडोप्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसको बेसिकली अडल्ट चाइल्ड डिस्कोर्स बोलते हैं, ठीक है। देन नीचे हमारे पास चाइल्ड डिस्कोर्स आ जाता है। तो इसमें क्या है कि रिसर्च जो है वो एक्सप्लोर करती है कि कैसे बच्चे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इनके इंटरेक्शन पर फोकस करता है, लाइक गेम्स वगैरह जो होती हैं वो बच्चे किस तरह खेलते हैं, ठीक है, देखता है कि कैसे वो डेवलप करते हैं अपने सोशल स्किल्स को, मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स को, और अपने पीयर ग्रुप्स जो होते हैं उनके साथ कैसे लैंग्वेज के ज़रिए जो है वो सोशल प्रैक्टिस के ज़रिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और कुछ एक्ट्स होते हैं जैसे कि टीजिंग करना, स्टोरी टेलिंग वगैरह वो किस तरह से करते हैं। तो जस्ट ये चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर किया गया है, इस वजह से इस सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ईजी वे में समझ आई होगी। बहुत कोशिश किया कि शॉर्ट लेक्चर बनाऊँ और शॉर्ट वे में आपको हर चीज़ बताऊँ। फिर भी कुछ रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।